हेलो गुड इवनिंग गाइस। हमने लास्ट क्लास में लिमिट की बात करी थी, एक बार हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स लिमिट किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसको कैसे चेक करते हैं। जैसे हमने देखा था हमारे पास ये कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल है यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। यू एंड वी जो थे वो मेरे फंक्शन थे एक्स एंड वाई के, और हमें किसी जेड नॉट पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट चेक करनी थी कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो हमने देखा था कि लिमिट z गोज़ टू z नॉट एफ ऑफ z एग्जिस्ट, मतलब किसी भी फंक्शन की एट पॉइंट z नॉट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है इफ़ एंड ओनली इफ़ जब रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट की लिमिट जो है वो सेपरेटली एग्जिस्ट करे। जैसे हमने माना कि रियल पार्ट की लिमिट आई से L1 और इमेजनरी पार्ट की लिमिट आई से L2, जो फंक्शन की लिमिट होगी वो L1 प्लस आइटा L2 के इक्वल आएगी। अब लिमिट के बाद जल्दी से कॉन्टिन्यूटी को भी देख लें। तो कॉन्टिन्यूटी वाला भी सारा काम सेम है। देखो कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी की भी बात करें तो पहले बात किस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। जैसे लिमिट के लिए वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए, वैसे ही कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चाहिए बताओ अगर किसी को पता है तो। कॉन्टिन्यूटी की बात उस पॉइंट पे की जाएगी ना जो पॉइंट डोमेन का हो। कॉन्टिन्यूटी की बात उस पॉइंट पे की जाएगी जो पॉइंट डोमेन का हो। कि पहली बात वो पॉइंट किसी भी z नॉट पॉइंट पे चेक कर रहे हो तो वो पॉइंट डोमेन से होना चाहिए, तभी हम कॉन्टिन्यूटी की बात की जाएगी। और कॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि जैसे रियल में कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, तो दैट मीन फंक्शन कॉन्टिन्यूस। रियल में ऐसे ही चेक करते हैं ना कॉन्टिन्यूटी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आती है तो हम कहते हैं फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। बट कॉम्प्लेक्स में देखें लेफ्ट राइट लिमिट कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली कॉम्प्लेक्स में कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि आप f ऑफ z इज कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल टू z नॉट। कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, किसी पॉइंट z नॉट पे इफ एंड ओनली इफ लिमिट z गोज़ टू z नॉट f ऑफ z इक्वल टू f ऑफ z नॉट। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, किसी पॉइंट z नॉट पे अगर ये बात होल्ड हो कि उसके ऊपर लिमिट निकालो कि फंक्शन की उस पॉइंट z नॉट पे लिमिट एग्जिस्ट करे और किसके इक्वल आए, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट z नॉट पे, तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। जो बात रियल में करते हैं वही बात यहाँ पे है। चेंज कहाँ पे आया, लिमिट पे, कि वहाँ पर जो लिमिट थी वो लेफ्ट और राइट से देखते थे, यहाँ पर जो लिमिट है वो हम इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शन से देख सकते हैं। ये मेजर चेंज आ गया कॉम्प्लेक्स के अंदर। बाकी सारा काम वही है रियल वाला, कि जैसे आपको सिंपल ये फंक्शन दे दिया जाए, आपको से f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर ओवर z बार, जब आपका z नॉट इक्वल टू 0 है,
जब आपका z इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। क्या f ऑफ z इज कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल टू 0? चेक करो कि f ऑफ z इज कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल टू 0 पे। ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में। वैसे ये क्वेश्चन पेपर का ही है, कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कॉन्टिन्यूटी का तो सिंपली क्या काम करना है कि लिमिट निकाल लो। लिमिट निकाल कर उस फंक्शन की लिमिट f ऑफ z नॉट के इक्वल आ जाए, देन फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। तो बताओ क्या यहाँ पे f ऑफ z कॉन्टिन्यूस है हमारा? यहाँ पर पहले ये बताओ, यहाँ पर फंक्शन की लिमिट क्या आएगी 0 के ऊपर? लिमिट z गोज टू 0 z स्क्वायर ओवर z बार। हाँ जी बताओ 0 के ऊपर लिमिट क्या आएगी? अभी पीछे लास्ट क्लास में हमने लिमिट की बात की थी ना। इसके ऊपर लिमिट 0 आ जाएगी ना। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? लिमिट भी 0 आ गई और फंक्शन की लिमिट 0 पे कितनी है? 0 है। सो दैट मीन यहाँ पे फंक्शन 0 के ऊपर क्या है? कॉन्टिन्यूस है। f ऑफ z इज कॉन्टिन्यूस। और सेकंड बात जो पीछे लिमिट में करके आए कि लिमिट के लिए हमने क्या देखा था कि अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट के ऊपर, तो फंक्शन की भी हम बोल देते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। वो बात यहाँ पे वैलिड नहीं है। सॉरी, वो बात भी यहाँ पे भी वैलिड है कि अगर कॉन्टिन्यूटी के लिए अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो हमारा फंक्शन f ऑफ z टोटली जो f ऑफ z फंक्शन होगा वो भी उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे मैं सिंपली आपको एग्जांपल दे दूँ, एक एग्जांपल दूँ कि से f ऑफ z इक्वल टू z बार। इसको देखना है कि 0 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। चेक करो एट z इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। बताओ क्या ये 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है? लिमिट निकालो, सीधी 0 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर 0 है तो फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। और सेपरेटली भी देख सकते हो ना कि जैसे f ऑफ z इक्वल टू z बार है तो इसको x माइनस आइटा वाई, और अगर आप इसको देखो x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और y भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और सेपरेटली दोनों क्या है? x और y कॉन्टिन्यूस है 0 के ऊपर। तो हमारा f ऑफ z इक्वल टू z बार क्या है? कॉन्टिन्यूस है 0 के ऊपर। तो आप क्या कह दोगे कि f ऑफ z क्या है? कॉन्टिन्यूस है एट z इक्वल टू 0 पे। क्लियर है इतना कि जैसे लिमिट के लिए हमने क्या देखा था कि अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट के ऊपर तो फंक्शन को हम क्या कह देते हैं कि फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो वही बात कॉन्टिन्यूटी में वैलिड है। कॉन्टिन्यूटी के लिए अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है तो हमारा जो फंक्शन होगा f ऑफ z, टोटली f ऑफ z फंक्शन भी क्या होगा? उस पॉइंट के ऊपर
कॉन्टिन्यूस होगा, जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल देखा। अब कॉन्टिन्यूटी के बाद पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इम्पोर्टेंट है, जो कि मेजर काम है, जो हमारा मेजर काम क्या है, हमारा डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि इसी के ऊपर आकर हमारी सारी बातें चेंज हो जाती हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का जो मेन कंसेप्ट है हमें वो देखना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए, जैसे लिमिट निकालने के लिए हमने देखा कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए पॉइंट डोमेन का होना चाहिए, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या बोलते हो कि वो पॉइंट कैसा होना चाहिए। हाँ जी बताओ अगर किसी को पता है तो। डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट के ऊपर चेक की जाती है बताओ। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो पॉइंट है वो आपका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। इंटीरियर पॉइंट पहली बात, तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो क्या, कि जैसे लिमिट और कंटिन्यूटी में करके आए हैं कि अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की सेपरेटली लिमिट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। वो बात यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर वैलिड नहीं है, ध्यान रखें। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आकर वो सारी बातें चेंज हो जाती हैं कि हम नहीं कह सकते कि अगर फंक्शन में रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। ये बात यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। वो कैसे, एक काउंटर एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले अगर आपको फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, अगर आप किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हो f ऑफ z आपका पॉइंट है z0। अगर आप किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हो किसी पॉइंट z0 के ऊपर, तो पहली बात वो पॉइंट डोमेन का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। और ये डिफरेंशिएबल कब होगा, f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट z इक्वल टू z0। ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब होगा, जो रियल वाली डेफिनेशन है कि लिमिट z गोज टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 z माइनस z0, अगर आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करे और कैसी आए, फाइनाइट आए। लिमिट z गोज टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 ओवर z माइनस z0, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करे और फाइनाइट आए, देन हम उस फंक्शन को उस पॉइंट के ऊपर क्या बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है मेरा वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। कि हमारा f ऑफ z किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये वाली लिमिट, मतलब जब ये वाली लिमिट
एग्जिस्ट करे और कैसी आए, फाइनाइट आए, जब ही वो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। लिमिट z गोज टू z0 f ऑफ z माइनस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट z0 ओवर z माइनस z0, जब ये लिमिट आपकी एग्जिस्ट करे और फाइनाइट आए तभी हम क्या कहेंगे, हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट z0 पे। कि जैसे मैं सिंपल सा आपसे पूछूं कि ये फंक्शन है, जैसे आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू z बार, चेक करो कि क्या ये ज़ीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल है एट डिफरेंशिएबल z इक्वल टू 0। इसको चेक करो, क्या ये फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू z बार डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट z इक्वल टू 0 पे। जल्दी से चेक करो सभी। डेफिनेशन लगाओ डिफरेंशिएबिलिटी वाली। लिमिट z गोज टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन में z माइनस z0, f ऑफ z यानी z बार माइनस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 पे कितनी है, 0 ओवर z माइनस 0। अब ये देखो कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर डिफरेंशिएबल हुआ फंक्शन तो ये जो लिमिट है ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, पीछे करके आए ना, कल हमने लिमिट के कंसेप्ट में देखा था कि अगर जैसे इसकी लिमिट चेक करनी है कि अगर मैं इसकी पोलर फॉर्म देखें तो इसकी लिमिट क्या आएगी, इसकी पोलर फॉर्म लिखें कि लिमिट r गोज टू 0 r e माइनस आइटा थीटा अप r e आइटा थीटा, r से r कट जाएंगे तो e माइनस 2 आइटा थीटा, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, e माइनस 2 आइटा थीटा। तो दैट मीन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, बिकॉज जो लिमिट है आपकी वो थीटा पे क्या है, डिपेंड करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी किसी पॉइंट z0 पे तो वो फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उस पॉइंट के ऊपर क्या कहेंगे हम, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो हम इम्प्लाई कर देंगे कि फंक्शन जो है वो मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। अगर आप इस फंक्शन को देखो f ऑफ z इक्वल टू z बार, इसको ओपन करो, f ऑफ z इक्वल टू z बार, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, x माइनस आइटा y, जिसका रियल पार्ट है x और इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट कितना है x और इमेजनरी पार्ट कितना है y। क्या रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेटली देखें डिफरेंशिएबल है? बताओ कि क्या रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेटली देखें तो ये डिफरेंशिएबल है? हाँ, आप कहोगे कि हाँ ये डिफरेंशिएबल है। कि x भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल होगा। y भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर कंप्लीटली f ऑफ z इक्वल टू z बार को देखा जाए तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो बात हमने लिमिट
कि जो बात हमने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी में की थी कि रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेटली देखें, अगर वो सेपरेटली कॉन्टिन्यूस और उनकी लिमिट एग्जिस्ट करे तो फंक्शन की भी क्या जाती है, लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। बट डिफरेंशिएबल में ये बात फॉलो नहीं होती कि अगर रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट सेपरेटली डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे आपने इस एग्जाम्पल से देख ही लिया कि अगर आप इस कम्प्लीटली फंक्शन को देखते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल, तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, डिपेंड ऑन थीटा आई। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर मैं इसको सेपरेटली देखूँ, इस फंक्शन को ओपन करके देखूँ, तो इस फंक्शन को अगर आप ओपन करोगे तो वो आया x माइनस आइटा वाई। और अगर मैंने इसकी रियल पार्ट देखा, इमेजनरी पार्ट देखा, तो ये कैसे है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। बट ये कम्प्लीटली फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। इतना समझ आया सबको? कि जैसे इसी में मैं आपको एक सिंपल सा फंक्शन और दूँ कि आपका फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू z। जैसे इसकी बात करें f ऑफ z इक्वल टू z, इसको देखो ज़ीरो के ऊपर क्या ये मतलब ज़ीरो के ऊपर क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? एट z इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करो क्या ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन जो है आपका f ऑफ z इक्वल टू z, ये फंक्शन आपका ज़ीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल है। और इसका अगर आप रियल पार्ट देखो, इस अगर f ऑफ z इक्वल टू z को अगर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, x प्लस आइटा वाई। और अगर आप इसका रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट कितना है x, और अगर आप इसका इमेजिनरी पार्ट देखो y। रियल पार्ट एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इमेजिनरी पार्ट भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। तो f ऑफ z इक्वल टू x प्लस आइटा वाई ज़ीरो के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो जो रियल और इमेजिनरी पार्ट वाली बात थी वो इस क्वेश्चन में फॉलो यहाँ पर क्या हो रही है, वैलिड है। लेकिन ये हमेशा फॉलो नहीं होगी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, ये रहा हमारा, इस क्वेश्चन में रियल और इमेजिनरी पार्ट वाली जो चीज़ थी वो यहाँ वैलिड नहीं थी। बट इस क्वेश्चन में देखा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट वाली जो चीज़ है वो यहाँ फॉलो हो रही है। कि रियल और इमेजिनरी पार्ट से देखा जाए तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, बट लास्ट क्वेश्चन से रियल और इमेजिनरी पार्ट से चेक करा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। तो यहाँ पे क्या कह दिया हमने कि जो मेरा f ऑफ z है वो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है एट z इक्वल टू ज़ीरो पे। तो बात क्या आई यहाँ से निकल के कि अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली डिफरेंशिएबल हैं तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम कुछ नहीं कह सकते कि जैसे सिंपल से मैं आपको एक और फंक्शन दूं कि f ऑफ z इक्वल टू मोड z स्क्वायर। चेक करो कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट z इक्वल टू ज़ीरो पे। जल्दी चेक करो और बताओ कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट z इक्वल टू ज़ीरो पे। अब जैसे इस फंक्शन को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर ये डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो लिमिट क्या आएगी, फाइनाइट आएगी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल की लिमिट
z गोज टू 0, एफ ऑफ z यानी कि मॉड z स्क्वायर माइनस एफ ऑफ z नॉट, एट z नॉट जो पॉइंट है मेरा वो 0 है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू 0 डिवाइड z माइनस 0। तो ये लिमिट आपकी क्या आएगी बताओ? अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट करी और फाइनाइट आई तो फंक्शन हमारा कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा। अब ये जो लिमिट है ये हमने लास्ट क्लास में निकालने सीखी थी कि हम लिमिट कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसको विद द हेल्प ऑफ पोलर फॉर्म देखूं तो इसकी लिमिट क्या आएगी? लिमिट r गोज टू 0, r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर ये z है ना, तो r स्क्वायर ओवर r e आइटा थीटा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, r e माइनस आइटा थीटा बचेगा। और लिमिट r गोज टू 0 है तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी? 0। और आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई और फाइनाइट है तो हम कह देंगे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है एट z इक्वल टू 0 पे। अगर मैं आपको एक फंक्शन दूं, ये f ऑफ z इक्वल टू z नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है z स्क्वायर ओवर z बार, और अगर आपका z इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू है 0। चेक करो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट 0 पे। आपने देखा था कि ये जो फंक्शन था मेरा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट z इक्वल टू 0 पे? जल्दी चेक करो कि क्या ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट z इक्वल टू 0 पे। बाय अप्लाई करो यहाँ पे डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन। लिमिट z गोज टू 0, एफ ऑफ z यानी कि z स्क्वायर ओवर z बार माइनस एफ ऑफ z नॉट, मतलब एफ ऑफ z एट पॉइंट 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 ओवर z माइनस 0। तो ये लिमिट क्या आएगी? लिमिट z गोज टू 0, z स्क्वायर ओवर z बार। क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? आप देखोगे ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो जो फंक्शन है हमारा वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ से हम कह देंगे नॉट आर डिफरेंशिएबल। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन और दूं कि f ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर, चेक करो क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट z इक्वल टू 0 पे। क्या ये फंक्शन z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है? ध्यान रखें कि f ऑफ z का मीनिंग क्या है यहाँ पे? फंक्शन ऑफ x एंड y। अब बताओ क्या ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है? हाँ, ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। देखो कैसे। लिमिट एक्स वाई गोज टू 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर, एक्स प्लस आइटा वाई।
अब आप इसको विद द हेल्प ऑफ पोलर फॉर्म आप इसकी लिमिट चेक कर लो। ये मैंने डेफिनेशन अप्लाई करी है डिफरेंशिएबिलिटी की। अब इसकी लिमिट चेक करनी है तो कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ पोलर फॉर्म देखेंगे। इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। x को रखो r कोस थीटा, y को रखो r साइन थीटा। तो लिमिट क्या बन जाएगी, देखो लिमिट r गोज टू 0 r स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस आइटा साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, r से एक r कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा लिमिट r गोज टू 0 r कोस स्क्वायर थीटा प्लस आइटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब ये बताओ क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ऊपर न्यूमरेटर में तो 0 है, डिनोमिनेटर में क्या कोस और साइन कभी एक साथ 0 हो सकते हैं, मतलब कहने का क्या डिनोमिनेटर कभी 0 होगा, अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तभी आप कहोगे ना कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो आपने देखा कि कोस और साइन जो है वो कभी भी एक साथ 0 नहीं होते। तो फिर क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो आप देखोगे कि जो ये लिमिट है ये मेरी लिमिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। और कैसी आई है, फाइनाइट आई है। फाइनाइट यानी कि यूनिक आई है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करगी फाइनाइट आ गई तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है मेरा डिफरेंशिएबल है एट z इक्वल टू 0 पे। इतना समझ आया सबको, क्या किसी को डाउट नहीं आया कि सारी बातें 0 पे ही की जा रही है, 0 के अलावा और कोई बात नहीं की, मतलब किसी भी 0 के अलावा हमने किसी भी पॉइंट की बात नहीं की, कभी 0 पे कॉन्टिन्यूस, कभी 0 पे लिमिट की बात कर रहे हैं, कभी 0 पे डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं। 0 के अलावा और कोई पॉइंट भी तो हो सकता है ना, 0 के अलावा हमने और कोई पॉइंट क्यों नहीं लिया। अगर देखा जाए यही फंक्शन है, जैसे f ऑफ z इक्वल टू, ये फंक्शन है जैसे f ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर, और वो कहे कि आप 0 की बजाय इसको चेक करो क्या ये इस पॉइंट के ऊपर z इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा, क्या ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है 1 प्लस 2 आइटा पे। आपके पास फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर, आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन z इक्वल टू 1 प्लस 2 आइटा पे डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट पे भी तो पूछ सकते हैं ना वो कि अगर इस पॉइंट की बजाय ये पॉइंट दे दे z इक्वल टू -3 प्लस 4 आइटा, ये पॉइंट भी तो आ सकता है, क्या इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और इस पॉइंट की बजाय अगर आपको ये पॉइंट दे दिया जाए z इक्वल टू
5 + 5 आइटा। क्या इस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है? अगर वो ये सारी बातें करनी शुरू कर दें, ये भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की बात तो ठीक है, वो सेपरेट रह गए। डिफरेंशिएबल में वो पॉइंट चेंज भी तो कर सकते हैं ना। जैसे z = 1 + 2 आइटा पे पूछ ले, z = -3 + 4 आइटा पे पूछ ले, z = 5 + 5 आइटा पे पूछ ले, पॉइंट चेंज भी तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका जो काम है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाओगे तो कि अगर वो 0 के अलावा पॉइंट चेंज कर दे तो डिफरेंशिएबल देखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं, काफ़ी चेंज हो जाएगा। क्योंकि काम क्या करोगे, फंक्शन लिखोगे, माइनस में फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, डिवाइड में z माइनस पॉइंट, फिर पॉइंट की लिमिट निकालोगे। काम बहुत लेंथी होने वाला है इस केस में। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, रियल के कंपैरेटिव आसान बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट है, उसी की हेल्प से ये काम किया जाता है कि अगर वो पॉइंट भी चेंज कर दे तब भी हम डायरेक्ट आसानी से बता सकते हैं कि वहाँ पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। क्योंकि रियल के कंपैरेटिव जाए तो वहाँ पर डेफिनेशन लगाओगे, a निकालोगे, b निकालोगे, gh निकालोगे, फिर उसकी लिमिट देखोगे, काम बहुत लेंथी चला जाएगा। उनके कंपैरेटिव कॉम्प्लेक्स में अगर आप रियल के कंपैरेटिव देखो तो कॉम्प्लेक्स में आसान है डिफरेंशिएबिलिटी को देखना। वो कैसे? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ CR इक्वेशन। CR मीन्स कॉशी-रीमन इक्वेशन। MSc में पढ़ते हैं ना CR इक्वेशन, उसी की हेल्प से, उसी की डेफिनेशन से बात की जाएगी। और CR इक्वेशन से डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना हमारा जो काम है वो बहुत इजी हो जाएगा। इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।